दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक गांव पड़ता है जिसका नाम रिमझा गांव होता है। रिमझा गांव में एक बहुत ही मशहूर कथावाचक, जिसको आज के समय में शायद ही कोई नहीं जानता होगा। मैं बहुत ही मशहूर मध्य प्रदेश के कथावाचक अनिरुद्ध चार की बात कर रही हूँ। अनिरुद्ध चार के यहाँ बहुत सारी भीड़ जमा होती है। लोग अपनी अपनी परेशानियां जो हैं अनिरुद्ध आचार्य के पास लेकर जाते हैं। तभी वहां पर एक व्यक्ति है, वो माइक अपने हाथों में लेकर अनिरुद्ध आचार्य से एक सवाल करने लगता है। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा नाम इंद्र कुमार है और मेरी उम्र जो है 45 वर्ष की है। मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। गुरुजी, मेरी समस्या ये है कि गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और दरअसल गुरुजी, मेरी जो उम्र है वो 45 वर्ष की हो गई है और मेरी जो शादी है वो अभी हो नहीं पाई है। गुरुजी, मुझे बहुत चिंता रहती है कि मेरी जो शादी है वो कैसे होगी। अब इतना ही सुनना था कि वहाँ पर और लोग भी जो है इंद्र कुमार की बात सुनकर हंसने लगते हैं। गुरुजी भी, अनिरुद्ध आचार्य भी इंद्र कुमार की ये बात सुनकर वो हंसने लगते हैं और उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये बताओ, अभी तक तुम कहाँ थे? अब तुम्हारी जो उम्र है वो इतनी वर्ष बीत चुकी है, तुम 45 वर्ष के हो गए हो, तो भला अब इस उम्र में तुमको शादी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई है? तो इंद्र कुमार जो है वो जवाब देते हुए कहते हैं कि गुरुजी, दरअसल मेरे पास 18 एकड़ की जमीन है और उसके बाद मेरे जाने के बाद इसकी देखभाल करने वाला कोई वारिस नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई हो जो मेरे जाने के बाद मेरी जमीन जायदाद देख सके। अब दोस्तों, फिर यहीं से ये बात कहने की कि ये जो बात है, हाँ, सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है वायरल होने लगती है। हर कोई देखता है तो हर कोई, कभी कोई इसका मजाक उड़ाता है तो कहीं कोई इंद्र कुमार की बातों पर हंसता है, कहीं कोई इंद्र कुमार को बहुत मासूम बताता है, कहीं कोई इंद्र कुमार की बातों को चुटकुला समझकर हंस देता है। इसी तरह ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगती है। अब वायरल होते होते दोस्तों, ये जो खबर है, इतना ही कहना था इंद्र कुमार का कि इंद्र कुमार जो है उनकी मासूमियत का कुछ लोगों ने इस कदर फायदा उठाया। 17 मई सन 2025 को इंद्र कुमार के नंबर पर एक फोन आता है। अब ये जो फोन है इंद्र कुमार के नंबर पर जब आता है तो इंद्र कुमार की जो जिंदगी है वो रातों रात बदल जाती है। इंद्र कुमार एकदम खुशी के मारे उछल पड़ते हैं, क्योंकि इंद्र कुमार ने कभी सोचा नहीं था कि उनका भाग्य जो है वो बदलने वाला है। लेकिन इंद्र कुमार को नहीं पता था कि दरअसल उनका भाग्य बदलने वाला नहीं है, बल्कि उनका जो भाग्य है वो कोई और लिख रहा है और इस भाग्य के बदलने के पीछे एक बहुत ही गहरी साजिश छुपी है। और उसके बाद से दोस्तों, जब उनके नंबर पर फोन आता है तो पता चलता है कि वो फोन जो है वो किसी लड़की का फोन है। अब उसके बाद से इंद्र कुमार जैसे ही उस लड़की की आवाज सुनते हैं वो बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, बेताब हो जाते हैं। उसके बाद से वो लड़की से बातचीत करने लगते हैं और लड़के से बातचीत करते करते लड़की से जान पहचान होती है, लड़की से करीबियां बढ़ती हैं। लड़की का दरअसल नाम दोस्तों खुशी तिवारी होता है। अब यही खुशी तिवारी जो साहिबा बानो बन जाती है। ये जो कहानी है दोस्तों बहुत ही ज्यादा दिलचस्प कहानी है और एक ऐसी साजिश की कहानी है कि एक लड़की जो खुशी तिवारी होती है जो कैसे बाद में साहिबा बानो बन जाती है। ये जो घटना है दोस्तों रोंगटे खड़े कर देने वाली और समाज को आईना दिखाने वाली घटना है। तो इस घटना को दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, इस घटना को पूरा सुनिएगा। अब उसके बाद से इनसे बातचीत होती है और बातचीत जो है वो प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। फिर शादी की बात आगे बढ़ती है। लड़की कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अब उसके बाद इंद्र कुमार को इतना ही सुनना था कि इंद्र कुमार के मानो जिंदगी में एक खुशहाली और एक नई उमंग जाग जाती है, क्योंकि इंद्र कुमार जो थे वो यही तो चाहते थे और इसी के बारे में वो अनिरुद्ध आचार्य के यहाँ कथा में गए होते हैं और इसी के बारे में वो अनिरुद्ध आचार्य से पूछ भी रहे होते हैं कि अनिरुद्ध कि गुरु महाराज जी बताएं मेरा विवाह कब होगा कि नहीं होगा। उनके बीच में प्यार मोहब्बत होता है, शादी की तारीख, शादी की बातचीत तय होती है, लड़की होती है। फिर अपने वो भाई को इंद्र कुमार के घर पहुंचता है और कहता है कि मैं खुशी तिवारी का भाई हूँ। अब उसके बाद से वो बताता है कि 6 जून को शादी का मुहूर्त निकला है। शादी के लिए आपको गोरखपुर
उत्तर प्रदेश में आना होगा। अब जैसे ही इंदर कुमार ये बात सुनते हैं, बिल्कुल उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। इंदर कुमार जो है और लड़के को खुशी के तौर पर, यानी कि उनका जो साला लगेगा वो उसको 1100 रुपए देते हैं शगुन के तौर पर, और उसके बाद से वो उसको खाना पीना खिलाते हैं, उसकी अच्छी खातिरदारी करते हैं। लड़का जो है वो ये कहकर चला जाता है। इधर जो इंदर कुमार होते हैं वो अपनी शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। इधर वो शादी की तैयारियां करने लगते हैं और इधर 18 एकड़ की जमीन में वो 1 एकड़ जमीन को गिरवी रख करके बैंक से 1.5 लाख का लोन लेते हैं, जिसमें से वो 1,20,000 का अपनी दुल्हन के लिए गहना बनवाते हैं और अपने गांव वाले से बताते हैं कि मेरी जो शादी है वो 6 जून को मेरी शादी है, मैं शादी करके 6 जून को वापस लौट आऊंगा। अब इधर जो इंदर कुमार है अपनी दुल्हन का गहना वहना लेकर, शादी और 40,000 रुपया कैश लेकर और 1,20,000 का गहना लेकर वो गोरखपुर में लड़की के बताए हुए एड्रेस पर वो पहुंच जाते हैं। लड़की का बीच रास्ते में फोन आता है, लड़की से बातचीत होती है। लड़की कहती है कि एक घर में पूरी शादी की तैयारियां की गई हैं, हल्दी का इंतजाम है, पूरा फंक्शन होगा, फिर सिंदूर होगा, फिर 7 फेरे होंगे। और उसके बाद से इंदर कुमार ये इतना सुनते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इंदर कुमार उस लड़की से कहते हैं कि ठीक है, मैं भी निकल चुका हूँ, मैं रास्ते में हूँ और तकरीबन मुझे 1.25 घंटे लगेंगे, मैं पहुँच जाऊँगा और मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, गहने वहने मैंने अपने साथ ले लिए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर इधर जो इंदर कुमार होते हैं, कुमार गोरखपुर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो एक घर में जाते हैं जहां पर शादी की तैयारियां चल रही थी। 5 जून सुबह 10 बजे वो अपने पड़ोसियों से आखिरी बार बात करते हैं, बताते हैं का सामान घर लाने के लिए उन्होंने एक लोडर बुक किया है। इसके बाद इंदर कुमार का 5 जून के बाद फोन जो है वो बंद हो जाता है और इधर इसी बीच जो इंदर कुमार की शादी जो है उस लड़की से कर दी जाती है। इंदर कुमार जो भी गहने लाए होते हैं और लड़की को देते हैं, खाना पीना होता है और उसके बाद से 7 फेरे होते हैं। फिर जो पड़ोसी वाले होते हैं खैर खबर जानने के लिए वो इंदर कुमार के नंबर पर फोन करते हैं, लेकिन इंदर कुमार का फोन जो है वो लगता नहीं है, लगातार बंद आता है। 1 से 2 दिन का वक्त बीत जाता है। अब पता नहीं, अब इधर जो पड़ोसी वाले होते हैं वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इसकी सूचना जो वो नजदीकी थाने में देते हैं। ये सब चल ही रहा था कि 6 जून को एक नाले में एक लाश मिलती है गुमशुदा व्यक्ति की। फिर गोरखपुर में जिला कुशीनगर थाना पड़ता है, वहां पर जो पुलिस वाले होते हैं वहां से उस लाश को बरामद करते हैं और उस व्यक्ति की जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर में ये व्यक्ति कौन है। तब उसके बाद से वो और नजदीकी थाने में फोन करते इस व्यक्ति के बारे में पता करते हैं, तो पता चलता है ये इस आदमी का नाम जो है वो इंदर कुमार है। उसके बाद से पुलिस जो है जांच पड़ताल में लगती है। फिर पता चलता है कि इंदर कुमार दरअसल जबलपुर का रहने वाला था। फिर वो जबलपुर थाने से कांटेक्ट करती है, तो थाने वाले जो होते हैं वो इंदर कुमार के गांव पहुंचते हैं और वहां पर पूछताछ गांव वालों से करते हैं। तो गांव वाले बताते हैं कि इंदर कुमार जो है वो हमसे बोल कर गया था कि 6 जून को उसकी शादी है और 6 जून को वो शादी करके लौट आएगा। अब उसके बाद से जैसे ये बात सुननी थी तो जो पुलिस है वो इंदर कुमार के ससुराल पहुंचती है, यानी कि लड़के के घर पहुंचती है। इधर लड़की को वो ढूंढती है तो लड़की, फिर उसके बाद से लड़की जो है वो फरार हो जाती है। लेकिन पुलिस जो है काफी मशक्कत के बाद उस लड़की को ढूंढती है और उसके बाद से ढूंढने के बाद से उससे सख्ती से पूछताछ करती है। चलता है कि लड़की जो है जिसका नाम खुशी तिवारी है और दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़की जो है उसको शादी करने के लिए बुलाती है। उसके बाद से लड़की के ऊपर और दबाव डाला जाता है। तो पहले तो लड़की जो है वो बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं, इस हत्या में इसका कोई आरोप नहीं है, बल्कि वो रोने धोने लगती है और ये कहती है कि अभी तो मेरी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, पता नहीं मेरे पति के साथ किसने ऐसा किया। और उसके बाद से पुलिस जो है वो और जांच पड़ताल करती है तो कोई नहीं मिलता है कि जो इंदर कुमार की हत्या कर सकता है। अब उसके बाद से इंदर कुमार के बारे में पुलिस जो है आज और जांच पड़ताल करना शुरू करती है कि क्या इंदर कुमार की क्या किसी से कोई जाति दुश्मनी थी। तो इसी बीच में उनको एक वीडियो मिलती है इंदर कुमार की, जो वीडियो जो होती है जब इंदर कुमार मध्य प्रदेश में अनिरुद्ध आचार्य से मिलते हैं और वो अपनी बात जो है वो ये बताते हैं कि उनकी उम्र 45 वर्ष की हो गई है और उनके पास 18 एकड़ की जमीन है और इसका कोई वारिस नहीं है और उनकी शादी नहीं हो पा रही है। फिर कहीं ना कहीं पुलिस वालों को शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लूटपाट के इरादे से ये जो शादी की गई है। फिर उसके बाद से जो पुलिस है 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके खुशी तिवारी से जब पूछती है तो जो खुशी तिवारी होती है वो टूट जाती है और आखिर में जो अपना सच है वो कबूल लेती है कि हाँ उसी ने अपने पति की हत्या की है। वो बताती है कि कैसे इंदर कुमार की वीडियो देखी और उसके दिमाग में एक प्लान आया कि वो उससे शादी करके उसकी जो सारी जमीन जायदाद है उसको वो अपने नाम करवा ले और उसके बाद से
वो इसकी हत्या कर दे। और उसके बाद से पुलिस जो है वो और जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि दरअसल दोस्तों वो लड़की खुशी तिवारी नहीं बल्कि उसका जो असल नाम होता है वो साहिबा बानो होता है, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की रहने वाली होती है और उसके पिता का नाम अनवर अली होता है। ये एक गिरोह था जो लोगों को ऐसे ही फंसाता था। इसी तरह 2 लोगों को उसने और इसी तरह उनके साथ 420 की थी और इसी तरह उनको ठगा था। लेकिन अभी तक इस ग्रुप ने किसी की हत्या नहीं की थी। ये पहला मामला था जिसमें उनको जबरन जो है हत्या करनी पड़ी। हत्या के पीछे ये था कि शादी करने के बाद से खुशी तिवारी बताती है कि इंद्र कुमार के सामने वो प्रस्ताव रखती है कि अब हमारी शादी हो गई है तो तुम जो भी जायदाद है जो भी है वो हमारे पूरी जो जमीन है वो 17 एकड़ की वो तुम हमारे नाम कर दो। लेकिन इंद्र कुमार जो है इनकी चाल को समझ जाते हैं और वो बिल्कुल इस चीज से मना कर देते हैं और ये भी कहते हैं कि क्या तुमने मेरे से शादी और प्यार मोहब्बत केवल मेरी जायदाद के लिए क्या। और उसके बाद से वही दोनों में दुल्हन और दूल्हे में काफी ज्यादा कहासुनी होती है और दुल्हन जो है दूल्हे के ऊपर दबाव बनाती है, लेकिन दूल्हा जो है वो मानता नहीं है। इसीलिए जो लड़की होती है वो दूल्हे को बांध देती है, उस पर अत्याचार करती है, जबरदस्ती करती है। लेकिन दूल्हा जो है वो अड़ा रहता है और कहता है कि मैं अपनी मेहनत की जमीन जो है मैं तुम्हें ऐसा ही नहीं दे दूंगा और हो सकता है मैं जमीन तुम्हारे नाम कर दूं तो हो क्या पता तुम मुझे मार ही दो। अब उसके बाद से लड़की जो है फिर अपने और दोस्तों को बुलाती है और उसके बाद से इंद्र कुमार का गला घोट के उसकी हत्या कर देती है और उसके बाद से चाकुओं से भी उस पर जो उसके और साथी होते हैं वार करते हैं। और उसके बाद से रात होने के बाद से इंद्र कुमार की लाश को एक नाले में ले जाकर वो फेंक देते हैं। फिर वहां पर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा इस लाश को देखा जाता है और उस नजदीकी थाने में इसकी सूचना दी जाती है। अब पुलिस वहां पर पहुंचती है, इंद्र कुमार की लाश का पोस्टमार्टम कराती है और इसकी शनाख्त के लिए पहचान के लिए वो आसपास थाने में इसकी सूचना जो है दे दी जाती है। तभी जबलपुर से भी एक सूचना आती है कि एक व्यक्ति जो है वो 2-3 दिन से लापता है। उसके बाद से वो वहां पर पहुंचती है तो सारा मामला जो है उसके बाद से निकलकर सामने आता है। तो दोस्तों इस घटना पर आपकी क्या राय है? दोस्तों आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल जो घटनाएं हैं वो कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए हमें कभी भी किसी व्यक्ति पे जो हमें सोशल मीडिया पर मिलता है खासतौर ऐसे व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। ना जाने वो हमसे किस मकसद से जुड़ा है, क्योंकि दोस्तों वो सोशल मीडिया पर बहुत दूरी से है, हम नहीं जानते वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति क्रिमिनल है, वो व्यक्ति कैसा है और वो हमसे क्यों बात कर रहा है। इसलिए दोस्तों अगर आज अपनी जान बचाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है इसका के पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका उपयोग है दोस्तों बहुत सोच समझ कर कीजिए, कहीं इसके पीछे कोई साजिश ना हो, कहीं आप इसके पीछे शिकार ना बन रहे हो। ऐसी घटनाओं से सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी घटनाओं के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें।